आज की स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम हमने बदल दिया है। नाम भले ही बदल दिए हो, लेकिन कहानी एकदम सच है। मेरा नाम विशाल भाटिया है। पिछले 1 साल से मैं मुंबई की एक कंपनी में जॉब करता हूँ। रहने के लिए कंपनी ने मुझे एक फ्लैट भी दिया हुआ है। मुझे अकेले रहने की कभी आदत नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव से निकलकर जॉब के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो गांव में रहकर खेती ही करनी थी। घर वाले भी मुझे कहते थे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुझे जॉब क्यों नहीं करनी है। मैंने कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सच बात तो यही थी कि मुझे अपने लोग, अपना गांव, ये सब छोड़ के कहीं जाना ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक छोटा गांव है। वहाँ हमारे पुरखों की बहुत सारी खेती है और एक बड़ा घर भी है। उसी घर में मेरा परिवार रहता था। मेरे परिवार में पूरे 25 लोग थे और इतने सालों से सभी साथ में ही रहते थे। इतने सारे लोग एक साथ रहने के बावजूद भी कभी हमारे बीच कोई मनमुटाव या फिर झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे घर में पिताजी, 2 चाचा चाची, दादाजी, मेरे सारे भाई भाभियां और उनके बच्चे, ऐसे कुल मिलाकर 25 लोग थे। लेकिन आज वहां कोई नहीं रहता। मेरे भाई की एक बेटी थी, रेवा नाम था उसका। हमारे खानदान में पूरे 3 पीढ़ियों के बाद बेटी हुई थी, इसीलिए जब रेवा का जन्म हुआ तब सबको बहुत खुशी हुई थी। जैसे जैसे रेवा बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके लाड प्यार भी बढ़ते गए। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे कोई एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। लेकिन घर की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1 साल पहले मार्च महीने की बात है, जब हमारी रेवा 7 साल की पूरी हुई थी। उसके हर बर्थडे पर हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन पिछले साल उसके बर्थडे के दिन ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन रेवा अपने चाचा और भाइयों के साथ हमारा खेत देखने गई थी। वहां की खेती में सारे मजदूर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रेवा अपने सभी चाचा और भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने लगी। खेलते खेलते शाम हो गई, लेकिन वक्त पर किसी का ध्यान ही नहीं रहा। सब लोग खेलने में इतने खो गए थे। तभी जब चाचा जी बैटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने बॉल को बहुत दूर की तरफ मारा। उन्होंने वो शॉट इतनी ताकत से मारा था कि बॉल कहीं जाकर खो गया। तो फिर सब लोग मिलकर बॉल ढूंढने लगे। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी जिसमें पानी नहीं था। रेवा भी सबके साथ बॉल खोजने लगी और बॉल खोजते हुए वो उस नदी के पास चली गई। थोड़ी देर बाद सबको ध्यान में आया कि रेवा कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। ये समझते ही सभी लोग बहुत डर गए और रेवा को खोजने लगे। उन्होंने पूरी खेती में और आसपास रेवा को बहुत खोजा, लेकिन रेवा का कहीं पता नहीं चला। उसके बाद बहुत खोजने पर आखिरकार 2 घंटे बाद रेवा मिल गई। वो नदी के पास रेत में बेहोश पड़ी हुई थी। सब मिलकर उसे घर लेकर आए। उसे बेहोश देखकर घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आए। उन्होंने रेवा को चेक किया और कहा कि शायद वो किसी चीज को देखकर डर गई होगी, इसीलिए बेहोश हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आपकी बच्ची एकदम ठीक है, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। लेकिन रेवा पूरी रात बेहोश ही थी और घर के सभी लोग पूरी रात उसके पास ही बैठे थे। दूसरे दिन सुबह हुई, फिर भी रेवा को होश नहीं आया। फिर हम रेवा को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने रेवा के सारे टेस्ट किए, सभी रिपोर्ट भी नॉर्मल आए थे, लेकिन फिर भी रेवा होश में क्यों नहीं आ रही थी, यही सवाल सबके सामने था। डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे कि रेवा के साथ आखिर हुआ क्या है। हमने भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी थी। हमने वहां पर बाहर से अच्छे डॉक्टर बुलाए थे, लेकिन सब यही कह रहे थे कि रेवा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन रेवा होश में क्यों नहीं आ रही है, इसका रीजन किसी के समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमसे कहा कि रेवा के सभी रिपोर्ट नॉर्मल होने के कारण हम उसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते और हमारा बेस्ट सजेशन यही है कि आप उसे घर ले जाइए। डॉक्टर की बात पर हम सभी ने डिस्कस किया और हम रेवा को घर लेकर आए। रेवा को देखकर सभी लोग पूरी तरह से टूट चुके थे। कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। घर में सब चुपचाप बैठे थे। फाइनली 3 दिन बाद रेवा होश में आ गई और हमारे घर की खोई हुई खुशी भी वापस आ गई। लेकिन रेवा पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही थी। वो बस एक टक बिना पलक झपकाए सिर्फ देख ही रही थी। काफी देर तक उसने किसी से भी बात नहीं की। हर कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने एक बात नोटिस की, रेवा होश में है ऐसा लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने के बाद मेरी समझ में आया कि उसकी सिर्फ आंखें खुली थी, लेकिन वो होश में नहीं थी।
उसकी पलकें भी नीचे नहीं हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्चे को आखिर हुआ क्या है। उस दिन शाम को एक और अजीब बात हुई थी। रेवा अंदर वाले कमरे में थी और घर की सारी औरतें उसके पास बैठी थी और हम सब बाहर लॉन में बैठे थे। उसी वक्त अंदर के कमरे से सारी औरतों के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर हम सभी लोग अंदर की ओर भागे और देखा तो रेवा के कमरे में एक बहुत बड़ा काला सांप था। उस सांप को देखकर हम सभी लोग बहुत डर गए। उस सांप को देखकर मैंने जल्दी से सांप पकड़ने वाले को फोन किया। थोड़ी देर बाद वो लोग आए, लेकिन उनके आने से पहले ही वो सांप घर से गायब हो गया था। हमने भी सामान हटाकर पूरे घर में उस सांप को बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। इसीलिए सांप पकड़ने वाले खाली हाथ वापस लौट गए। उस कमरे में इतना ज्यादा शोर हुआ था, फिर भी रेवा उसी हालत में थी। उसने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर दूसरे दिन भी वही हुआ। जब चाचा जी रेवा के कमरे में गए तो उन्हें वैसा ही एक सांप फिर से दिखा। चाचा जी ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो सांप वहां से भाग गया। उस सांप को रेवा के बिस्तर में देखकर सभी ये सोचकर घबरा गए कि उस सांप ने कहीं रेवा को काट तो नहीं लिया होगा। किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर घर में हो क्या रहा है। हमने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर रेवा को चेक किया और कहा कि रेवा बिल्कुल ठीक है, उसे किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है। ये सुनकर हमारी जान में जान आ गई, लेकिन उसके बाद वो सांप हमारे घर में हर रोज दिखाई देने लगा। रेवा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें तो खुली थीं, पर उसे होश नहीं था। दिन रात उसे सिर्फ सलाइन चल रहे थे। घर में हर मुमकिन कोशिशें की जा रही थी, जैसे कि उपवास, भगवान की पूजा, पारायण पठन, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे रेवा को सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। हम सब देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। इस दौरान वो जो सांप था वो घर में कहीं पर भी दिखाई देना शुरू हुआ था। घर वालों ने उसे भगाने की और उसे पकड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सांप उनके हाथ नहीं लग रहा था। इसीलिए अब घर वालों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि घर में उससे भी एक बड़ी मुसीबत थी। तो इसीलिए सबने उस सांप पर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन मेरे चाचा जी एक साधु महाराज को लेकर आए। वो महाराज एक सिद्ध पुरुष होने के साथ साथ एक महान ऋषि भी थे। घर में कदम रखते ही वो वहीं रुक गए और बड़ी ही सावधानी से हर तरफ देखने लगे। उस पल उनके मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले, घोर अनर्थ। इसके बाद वो बिना किसी से बात किए सीधे रेवा के कमरे में चले गए। ये सब देखकर हम सभी बहुत हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले तो वो हमारे घर पर कभी नहीं आए थे। फिर भी उन्हें कैसे पता चला कि रेवा का कमरा कहाँ है। महाराज रेवा के कमरे में गए। वो रेवा को ध्यान से देख ही रहे थे, तभी उनकी नज़र उस सांप पर गई जो उस कमरे के एक कोने में था। उस सांप को देखने के बाद वो महाराज उसी पल उस कमरे से बाहर आए। हम में से कोई भी उनके इस बर्ताव को समझ नहीं पाया। तब मैं उनके पीछे ही बाहर आ गया और मैंने उनसे उसी वक्त पूछा कि महाराज, आप ऐसे अचानक बाहर क्यों चले आए, क्या हुआ? तब महाराज ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी, और उन्होंने ये भी पूछा कि वो सांप कितने दिनों से आपके घर में है। हमने बताया कि करीब पिछले 10 दिनों से वो ऐसे ही हमारे घर में घूम रहा है। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आता और वो घर में कहीं पर भी दिख जाता है। हमारी बातें सुनकर वो महाराज बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगे कि 10 दिन से ये सब हो रहा है और आप लोग इतने दिनों तक सो रहे थे क्या? उनकी बात सुनकर दादाजी बोले, माफ करना महाराज, लेकिन ये सच है कि वो सांप इतने दिनों से घर में है और हमने उसे मारने की और पकड़ने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए और उसने भी घर में कभी किसी को परेशान नहीं किया। एक तो हमारी बच्ची इस हालत में है, तो इसीलिए हमने उस सांप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब महाराज बोले कि रेवा की मौत उसी सांप के रूप में इस घर में घूम रही है और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब उसे बचाना मुमकिन नहीं है। महाराज की बात सुनकर घर के सभी लोगों ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और सभी ने महाराज से कहा कि ऐसी बात मत कीजिए महाराज, हमारी बच्ची हम सबकी जान है, उसे अगर कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। सबकी हालत देखकर और बातें सुनकर वो महाराज थोड़ी देर तक शांत रहे और बोले कि कितना भी कड़वा हो मगर यही सच है। उस महाराज ने बताया कि वो सांप जो हमारे घर में घूम रहा था वो एक अतृप्त आत्मा थी जो सांप का रूप लेकर हमारे घर में घूम रही थी। उन्होंने कहा कि रेवा को जब हम उस दिन
नदी के पास से बेहोशी की हालत में घर लेकर आए थे, तभी उसके साथ वो अतृप्त शक्ति भी हमारे घर आ गई थी। ये सब बताकर महाराज वहां से चले गए और उस दिन के बाद रेवा की तबीयत और भी खराब होती गई। बाद में उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। आखिरी दिनों में तो उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि ऐसी तकलीफ किसी दुश्मन को भी ना हो। और फिर 15 दिन बाद उसकी वही तकलीफ उसके मौत के साथ ख़त्म हो गई और हमारी बच्ची हमसे बिना कुछ कहे हमें छोड़कर चली गई। और वो सांप जो इतने दिनों से हमारे घर में घूम रहा था, वो भी अचानक से गायब हो गया। अगर आपके और आपके जानने वालों के लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दिया है, आप उस पर हमें मेल करें। धन्यवाद।